हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप फ्रेशर हो, खास करके अगर आप फ्रेशर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती है स्टूडेंट की वो फ्रेशर की ही है। तो ये वीडियो पे हम मेनली बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स के बारे में जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन हर किसी के दिमाग में यही होता है कि उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैंने कुछ कुछ अपनी वीडियोज़ में और कुछ कुछ इवन मेरे स्टूडेंट है जिनका मैंने अपॉइंटमेंट लेटर भी शो करवाया था एज ए फ्रेशर, उन्होंने ज्वाइन करा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं और कई बार कमेंट भी करते हैं कि आप सर बोल तो देते हो कि इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन हमें जब हम ऑन ग्राउंड पे ऐसे जाते हैं तो हमें मिल नहीं पाती उतनी सैलरी। तो देखो, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए। तो हर किसी को सेम सैलरी पे नहीं रखा जाता है। वो जब एचआर वाले आपसे बात करते हैं, जब आपकी सीएनओ आपसे बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान, उनको तभी पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो और आपको कितनी सैलरी डिजर्व आप करते हो। तो उसी के हिसाब से ही फिर आपको सैलरी जो है वो दी जाती है। सैलरी के मामले में आप किसी को अपने साथ या अपने आप को किसी और के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि आपका लेवल और उसका लेवल अलग अलग हो सकता है। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप अच्छी सैलरी लोगे, आपका अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो आप अच्छी सैलरी नहीं ले पाते हो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल में जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ आप एक्स्ट्रा सैलरी कमा सकते हो। मतलब आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फ्रेशर के लिए बोलना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जब आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाते हो, मैं ये आपको बता दूं कि पहले आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो। आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनके पूछे हुए क्वेश्चन को आपका एक्सप्लेन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो और ना कर पाए बंदा, है ना। तो इस तरीके से आप उनको बताओ, इस तरीके से आप हर चीज़ का आंसर करो कि उनसे आप डिमांड कर सको कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर आप देते हो तो ठीक है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट को नेगोशिएट ही करना नहीं आता है। लेक्चर वाले ने जितना बोल दिया और आप उतने ही मान के बैठ जाते हो कि ठीक है यार, दे दो, इतनी दे दो, है ना। तो ये भी एक चीज़ बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेशर है, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में साकिब, मैक्स साकिब जो है वो 27,000 बीएससी स्टाफ को दे देता है। जो कि मैंने ऑलरेडी, मेरे एक दो स्टूडेंट है वहाँ पे गए भी थे बीएससी के साथ, और मेल स्टाफ थे और बिल्कुल फ्रेशर थे। लेकिन मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो बोलने का तरीका था, बोलने का वे था, वो बहुत ही एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो ऐसे वाले स्टूडेंट को वो आराम से ही पैसे दे देते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज जब अच्छी होती है। जब आपकी नॉलेज ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 27,000 दे दे, है ना। जबकि वो ऐसे स्टाफ के लिए 20,000 दे के भी काम चला सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि नेगोशिएशन, वो आपको हमेशा करनी होती है जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट से जब इंटरव्यू के बाद, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपकी सैलरी जब पूछी जाती है, आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है, तो आप कई बार तो ऐसे बोलते ही नहीं हो कि मैम आप बताओ कितने दे सकते हो, है ना। या फिर आप ऐसे बोल देते हो कि एक्सपेक्टेड सैलरी मैम आप बता दो जितने भी आपको देने हैं, जो भी है हॉस्पिटल का पैकेज है। तो ऐसे कभी भी नहीं बोलना होता है। हमेशा आपको अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी हाई रखनी है। अगर मैं आपकी जगह एज ए फ्रेशर जाऊंगा तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि मैम मेरी एक्सपेक्टेड के बीच में। तो जब नेक्स्ट वाला बंदा सुनता है ना, वो सोचता है यार इतनी ज़्यादा सैलरी ये क्यों मांग रहा है। तो जब मैंने अपना 100% दिया है, मुझे अच्छे से नॉलेज है, मुझे हर काम आता है, मुझे हर चीज़ आती है, मैं हर टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इतनी सैलरी मांग सकता हूँ कि मुझे इतनी चाहिए। अगर आप 28 बोलते हो तो मे बी वो आपको 20 बोले। वहाँ पे आपकी नेगोशिएशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं मैम ये तो बहुत ही कम है, मैं आपको 28 बोल रहा हूँ और आप ओनली 20 बोल रहे हो, है ना। तो फिर आप 1,000 और कम कर सकते हो, फिर वो भी 1 या 2,000 और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नेगोशिएशन करते करते ही आपकी सैलरी 25-26 तक आके रुक जाती है। तो ऐसे ही होना चाहिए, आपको हमेशा नेगोशिएशन करना आना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने 20 बोल दिया, आपने बोला ठीक है मैम 20 दे दो, मैं कर लूंगा, है ना। तो आपको ऐसे ही बोलना है कि नहीं मैम मैं तो नहीं कर सकता हूँ इतने कम में, अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो पैसे, मैं 1,000 और कम कर लेता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, है ना। इस तरीके से आपको नेगोशिएशन हमेशा करना है, और नेगोशिएशन के साथ सैलरी बढ़ती है। और इवन मैंने अपनी खुद बढ़ाई है, तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आप फ्रेशर हो और अपने फ्रेशर दोस्तों से आपने ये चीज़ें सुन ली है कि नहीं जी वहाँ पे तो इतनी सैलरी मिल रही है, तो फिर आप इतनी ही सैलरी डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जो सोच है वो अपने दोस्तों के जैसी होगी। जितनी उनको मिल रही है आप उतनी ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपके दोस्त ज़्यादा सैलरी वाले हैं तो ऑब्वियसली आप भी ज़्यादा सैलरी वाले ही बनोगे। तो दूसरी चीज़ ये है अपनी सैलरी रेगुलर में बढ़ाते रहने का तरीका, कि जब आप हॉस्पिटल में काम करने लग जाते हो हमेशा कोशिश करो कि बड़ा हॉस्पिटल चुनो। आप हमेशा 200 तो मिनिमम है, 200 बेड से नीचे वाला हॉस्पिटल आपको कभी भी चूज नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो हमेशा बड़े हॉस्पिटल, बड़े सेटअप को देखो और उसी में ज्वाइन करो। और कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 24,000 है,
उससे नीचे आप कभी भी ज्वाइन मत करो। स्टार्टिंग सैलरी 24,000 आपकी होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, तभी आप हॉस्पिटल को ज्वाइन करो। तो उसके बाद हमेशा 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, मैक्सिमम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है एक हॉस्पिटल में अगर आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करवानी है। सैलरी इंक्रीज करने के लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ यही है कि अपना हॉस्पिटल फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहो। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली एक स्टाफ आया, तो उन्होंने क्या करा था, वो हर 1 साल के बाद हॉस्पिटल चेंज कर रहे थे। और जब BLK से छोड़ के वो हमारे हॉस्पिटल में आई तो उनको 34 ऑफर हुआ, जबकि उनको 3 ही साल का एक्सपीरियंस था। और उसी 3 साल के एक्सपीरियंस वाले स्टाफ वहाँ पे 26 में, 27 में या 28 में भी काम कर रहे हैं। तो सोच रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है आपकी सैलरी में जब आप छोड़ के ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपकी प्रीवियस सैलरी के ऊपर ही आपकी नेक्स्ट सैलरी लगती है। तो अगर आपकी प्रीवियस सैलरी अच्छी है तो नेक्स्ट सैलरी भी आपकी ज़बरदस्त होगी, लेकिन अगर आपकी प्रीवियस सैलरी बहुत ही कम है तो फिर आगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। उसके बाद जो सैलरी बढ़ाने का आपका नेक्स्ट तरीका ये है कि अगर आपने GNM करेंगे तो कभी भी अपनी लाइफ को फुल स्टॉप मत लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, जहाँ स्टूडेंट नहीं, इवन मैंने अपने सीनियर भी बहुत सारे देखे हैं कि जिनको 11 साल, 12 साल, 15 साल के एक्सपीरियंस है और GNM ही करके रखी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आगे फुल स्टॉप लगा दिया है कि उसके आगे कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म है ना। तो उसी पे ही वो खुश है। लेकिन कभी भी एज ए स्टूडेंट आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ इनोवेटिव कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ पढ़ाई करो, कोई भी कोर्स और कर लो, है ना। मतलब अपने आप को भी आपको लगे कि हाँ यार मैंने कुछ तो ज़िंदगी में उखाड़ा है। GNM आपने करी है तो कोशिश करो BSc जरूर करो। मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि पोस्ट बेसिक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पोस्ट बेसिक नहीं करी है, आपने डिग्री नहीं ली है, तो आजकल के ज़माने में जो आगे आपने कर लिया, जो तो पुराने बंदे हैं वो तो है ही, लेकिन आगे आपको अगर डिग्री है तो ही आपकी मतलब एक तरह से रेपो है, नहीं तो आप कुछ नहीं हो। अब्रॉड नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड नहीं जा सकते हो, किसी बड़ी कंट्री में नहीं जा सकते जब तक आपने BSc नहीं करी। इवन यहाँ पे भी अगर आप किसी गल्फ कंट्री वगैरह में भी चले जाते हो, इवन एम्स में भी अगर आप चले जाते हो, तो आपको GNM वाले को, फ्रेशर को लेते ही नहीं हो। या तो आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस ले लो GNM के साथ, अगर नहीं है तो BSc करके फ्रेशर ही आ जाओ। तो BSc करना बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से जरूर करनी चाहिए। पोस्ट बेसिक अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि पोस्ट बेसिक करवाते हैं। इवन मैं भी पोस्ट बेसिक करवाता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ मेरे टाई अप है। तो अगर आपको BSc करनी है, पोस्ट बेसिक करनी है, जब आपने ANM करी है और आप GNM करना चाहते हो, तो मैंने नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल दे दूंगा। जो भी कॉलेज में आपको जाना हुआ है, जो भी कॉलेज में आपको लगना हुआ है, जो भी कॉलेज में आपको BSc या फिर अपनी MSc करनी हुई, तो आप बता सकते हो। उसके बाद अगर आपने BSc कर रखी है तो जरूर अपनी मास्टर्स करो। मास्टर्स किसी में भी कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल में, गायनी में, या जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें आप कर सकते हो ना। और अगर आप MSc नहीं करना चाहते हो तो आप NPCC कर सकते हो। NPCC के लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग मेदांता में जाओ। मेदांता NPCC का कोर्स भी करवा देगा, साथ में जॉब भी दे देगा और बहुत ही अच्छी डिसेंट सैलरी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में 1-2-3 साल के आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमेशा कोशिश करो अपना बेस्ट दो, ताकि आपको जल्दी से TL पोस्ट मिले। TL पोस्ट पे जाते ही आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो TL पोस्ट के बाद आप सुपरवाइजर पोस्ट ले सकते हो, उससे भी आपकी और सैलरी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में रह के ही आप जो है नर्स एजुकेटर का कोर्स कर सकते हो, उसके साथ आपकी और सैलरी इंक्रीज हो जाती है। या उसके साथ साथ आप ICN का कर सकते हो तो भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जिस भी पोजीशन में आप काम कर रहे हो हमेशा उसके ऊपर वाले की तरफ देखो और ऊपर वाला ही बनने की कोशिश करो, ठीक है। जहाँ पे आप हो कंफर्ट जोन पे रहोगे तो आपका कोई भी पार उतारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी जोन कंफर्ट को छोड़ के ऊपर जाना होता है, ठीक है। इसके बाद और पैसे कमाने के लिए आप एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा सकते हो, डबल शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो आप इवनिंग ड्यूटी भी साथ में कर सकते हो, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मतलब 2 दिन के पैसे एक ही दिन में मिल जाएंगे, है ना। या फिर एक्स्ट्रा नाइट्स आप कहीं बाहर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप होम केयर में भी आपको इनरोल कर सकते हो। उसके साथ आप अलग से, मतलब आप 1 घंटे के लिए गए, आपने मेडिसिन दी, आ गए, आपने 500, 1000, 700 रुपये कमा लिए। किसी को फॉलिस डाल दिया तो पैसे कमा लिए, किसी को ट्रकोस्मी चेंज करके आ गए, उसके पैसे आपको मिल गए ना। ऐसे करके आप मतलब डे शिफ्ट भी नहीं, मतलब एक तरह से आप बोलो कि डे केयर में चले जाते हो, जस्ट 1-2 घंटे करा और आ गए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। और इसके साथ साथ आप होम केयर, अगर पूरा होम केयर ही ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इंडिया में रह के ही काम करना है, आपको कहीं और नहीं जाना है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो आप होम केयर में ज्वाइन करते हो तो हॉस्पिटल से ज़्यादा सैलरी आप होम केयर में बना सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर होम केयर में ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी हमारे होम केयर के लिए बहुत सारे स्टाफ चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारी होम केयर की वैकेंसीज है। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म को आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो और फिल करके अपनी सारी डिटेल फिल कर देना। आपकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। आपके लिए बेस्ट पेशेंट जो भी होगा मैं आपको दूंगा।
और आपके लिए बेस्ट सैलरी मैं आपको दूंगा। उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है, जो आप चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल ही ज्वाइन करूँ, और आप फ्रेशर हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, और आपको हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आपको आपकी हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्लियर करवाने में हेल्प करेंगी। तो उसके लिए आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने की डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, नीचे भी फ्लैश हो रहा होगा। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो। अदरवाइज कोई और भी डाउट हो, आपको पूछना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।